म्यांमार 29वां और भूटान 30वां। भारत का राज्य बनने के कगार पर भारत और भूटान की गुप्त योजना का खुलासा चीन के खिलाफ भारत ने बनाया। चौंका देने वाला मास्टर प्लान चीन की चिंता बढ़ी। क्या जल्द होगा बड़ा धमाका दोस्तों? हमारे प्यारे पड़ोसी देश भूटान पर आज एक नजर डालते हैं। भूटान जो अपनी शांति और खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है, आज कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्या आप जानते हैं? चीन की बढ़ती हरकतों के कारण भूटान के बॉर्डर पर स्थिति काफी गंभीर हो गई है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या भूटान कभी भारत का हिस्सा बनने पर विचार कर सकता है? सोचिए, अगर भविष्य में भारत और भूटान का मिलन हो जाता है तो यह कितना बड़ा रणनीतिक कदम होगा। इससे दोनों देशों को सिर्फ सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि एक मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत भी बनेंगे। यह कदम दोनों की दोस्ती को और गहरा करेगा और उन्हें और ताकतवर बनाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर भारत और भूटान एक हो जाते हैं तो सरकार को कौन से कदम उठाने होंगे, भूटान में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और इस गठबंधन से दोनों देशों को क्या फायदे होंगे। इतिहास पर नजर डालें तो पहले भी एक समय ऐसा आया था जब कुछ भारतीय राजनीतिक नेताओं को यह प्रस्ताव मिला था कि भूटान भारत के साथ एक हो जाए, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। जब भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है, पड़ोसी देश भारत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप भारत की विश्व स्तरीय ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत की ताकत हर दिन बढ़ रही है और यह हमारी महानता का प्रतीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत और भूटान के रिश्ते सिर्फ आज की तारीख से नहीं बल्कि सदियों से मजबूत रहे हैं, चाहे सांस्कृतिक हो, रणनीतिक हो या ऐतिहासिक। दोनों देशों की जड़ें बेहद गहरी है। हम उस दोस्ती का जश्न मना रहे हैं जो 1949 से चली आ रही है, जब दार्जिलिंग समझौते के तहत भारत और भूटान के बीच औपचारिक दोस्ती की शुरुआत हुई थी। 2007 में दोनों देशों के बीच एक नया दोस्ती समझौता साइन हुआ, जिसने इन रिश्तों को और भी पक्का और मजबूत कर दिया। भूटान और भारत का यह संबंध इतना मजबूत रहा है कि भूटान कभी भारत का हिस्सा न होने के बावजूद दोनों देशों का साथ किसी परिवार जैसा रहा है। 1947 में भारत की आजादी के बाद 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग समझौते के तहत भारत ने भूटान की आजादी को पूरी तरह से मान्यता दी और साथ ही उसकी सुरक्षा और विदेश नीति में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन समय बदलता है और 2007 में भूटान ने इस संधि को संशोधित करते हुए अपनी विदेश नीति में पूरी तरह से स्वतंत्रता हासिल की। भूटान ने भारत से अलग अपनी विदेश नीति को चलाना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के संबंध अभी भी गहरे और मजबूत बने हुए हैं। आज भूटान की जनसंख्या करीब 75,554 है और इसका क्षेत्रफल 43,394 वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ल्ड बैंक के 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। दोस्तों, अगर इतिहास पर नजर डालें तो कई रिसर्च पेपर यह दावा करते हैं कि एक समय ऐसा था जब चीन भूटान पर इतनी हद तक हावी हो गया था कि भूटान ने भारत में शामिल होने पर विचार किया। भूटान तब भारत के साथ मिलकर एक होने की इच्छा रखता था, लेकिन हमारे कुछ नेताओं ने यह कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इससे चीन नाराज हो सकता था। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई की नीति को नुकसान पहुंचने का डर था और शायद इसीलिए यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी भूटान भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं। लेकिन अब चीन ने भूटान के बॉर्डर के पास अपनी गतिविधियों को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। ऐसे में भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर आ सकती है, क्योंकि चीन जैसे विशाल अर्थव्यवस्था वाले देश अगर भारत जैसे बड़े देशों को टारगेट कर सकते हैं, तो भूटान जैसा छोटा देश कैसे बच सकता है। भूटान की भौगोलिक स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से भारत का चिकन नेक कॉरिडोर गुजरता है। यह भारत के लिए एक अत्यंत रणनीतिक जगह है और यही वजह है कि चीन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए भारत ने वहां S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की चर्चा की है। चीन के आक्रामक कदमों में तिब्बत के शहरों के नाम बदलने से लेकर लद्दाख में तनाव को कम करने की कोशिशें और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर दावा करना शामिल है। इसके साथ ही चीन भारत की सीमाओं के पास नए नए डैम बना रहा है और दुनिया के सबसे बड़े डैम के निर्माण की घोषणा कर चुका है। अलावा चीन जबरदस्ती लोगों को भूटान के सीमावर्ती गांवों में बसाकर उन्हें विशेष नौकरियां दे रहा है। यह सभी कदम एक बहुत बड़ी योजना की ओर इशारा करते हैं, जो भारत और भूटान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस प्रक्रिया की
जो भारत और भूटान को एक साथ लाने के लिए अपनाई जा सकती है। अगर भूटान म्यांमार के बाद भारत का 30वां राज्य बनना चाहे तो इसके लिए सबसे पहले भूटान की संवैधानिक राजशाही को समाप्त करना होगा और उसे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में शामिल करना होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 इस प्रक्रिया की इजाजत देते हैं, जिसके तहत नए इलाकों को देश का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके लिए भूटान और भारत की संसदों को मिलकर सहमति बनानी होगी और एक साथ जनता की वोटिंग करवाई जा सकती है। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो भूटान को भारत में विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत मिला था। इससे भूटान की संस्कृति को एक अलग पहचान भी मिल सकेगी। बाद में परिस्थितियों के अनुसार इस विशेष दर्जे को भी हटाया जा सकता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के मामले में हुआ था। आर्थिक मोर्चे पर भूटान और भारत के बीच पहले से ही व्यापार काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अन्य कई चीजें दोनों देशों के बीच साझा की जाती हैं। साल 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 873 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। अगर भूटान भारत का हिस्सा बनता है तो इन सब पर लगने वाले सीमा शुल्क पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज डायरेक्टली भूटान में ऑपरेट कर सकेंगी, जिससे भूटान की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और वह एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही भूटान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बफर स्टेट है, जो चीन से लगने वाली सीमा को सुरक्षित रखता है। डोकलाम संकट के समय 2017 में हमने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की मिसाल देखी थी। अगर भूटान भारत का हिस्सा बनता है तो भारत और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, खासकर चीन के खिलाफ रणनीतिक रूप से। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यह सब उतना आसान नहीं है। यहां कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। पहली चुनौती यह है कि भूटान में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशियों का पैमाना दुनिया में सबसे ऊपर है। भूटान को शुद्ध पर्यावरण और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है और इनकी संस्कृति को हमसे अलग माना जाता है। ऐसे में अगर दोनों देश एक हो जाते हैं तो भूटान की सांस्कृतिक पहचान पर संकट खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं जनमत यानी जनता की इच्छा की। दोस्तों, भूटान के लोग अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। 2008 में लोकतंत्र अपनाने के बाद उनकी स्वतंत्रता की भावना और भी मजबूत हो गई है। भूटान सीधे सीधे चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है और जैसे ही भारत भूटान के विलय की कोई खबर चीन को मिलेगी, इससे दोनों देशों के बीच बड़ी टकराव हो सकती है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिन्होंने इस चर्चा को और हवा दी है। भूटान के राजा के हालिया बयान और उनकी गतिविधियों ने नई बहस को जन्म दिया है कि क्या भूटान का भारत के साथ विलय संभव है। 20 दिसंबर 2024 को भूटान के राजा ने बीते 20 महीनों में तीसरी बार भारत की यात्रा की, जो एक असाधारण बात मानी जा रही है। उनकी इस यात्रा को कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान भूटान के राजा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, पर गहन चर्चा की। यह कॉरिडोर भूटान के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में नई परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट की बजाय भारत भूटान के सामरिक महत्व पर जोर दिया गया। दूसरी तरफ चीन का भूटान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चीन की सीमा विवाद नीति न केवल भूटान के लिए बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है। चीन, जो अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए बदनाम है, ने भूटान के बॉर्डर के पास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। भूटान के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत करने का यह सही समय है। अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं तो भूटान भारत के लिए रणनीतिक रूप से एक और मजबूत कड़ी बन सकता है। लेकिन यह सब भूटान की जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा। उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों को मिलकर समझौते की ओर बढ़ना होगा। दोस्तों, भूटान और चीन के बीच 1988 और 2012 में सीमा समझौते किए गए थे, लेकिन चीन ने इन समझौतों का बार-बार उल्लंघन किया है, खासकर डोकलाम क्षेत्र में। 2017 में भारत और भूटान की मांग पर चीन की सेना द्वारा डोकलाम में सड़क निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह इलाका भारत भूटान चीन के त्रिकोणीय सीमा पर स्थित है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक बेहद रणनीतिक स्थान माना जाता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह सिर्फ बातें हैं, तो आपको बता दें कि यह सब एनालिसिस के आधार पर आधारित तथ्य हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। सिक्किम इसका बेहतरीन उदाहरण है। सिक्किम, जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था, बाद में भारत में सफलतापूर्वक शामिल हुआ।
यह कदम सिक्किम की सुरक्षा को बढ़ाने और चीन के दबाव को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था। और आज सिक्किम भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। मार्च 2025 तक की डिटेल्स के अनुसार भूटान और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत किया गया है। खासकर बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और चीन की आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए भूटान और भारत के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें सुरक्षा और व्यापार सहयोग पर चर्चा की गई है। भूटान के राजा की भारत यात्रा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे समझते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश और म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, वैसी स्थिति कभी भी भूटान में भी बन सकती है। बांग्लादेश में अगर अमेरिका और चीन जैसी बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप ना होता तो शायद वहां की स्थिति इतनी अस्थिर ना होती। ऐसे में भूटान को भी बाहरी ताकतों से बचाने के लिए भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हो रही है। भूटान की इस साझेदारी का उद्देश्य अपनी सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक नुकसान से बचना है जो बाहरी हस्तक्षेप से हो सकता है। दोस्तों, हमने आपको ताजा आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर जानकारी दी है। अगर इस दिशा में कुछ भी बड़ा कदम उठाया जाता है तो आपके क्या विचार हैं? इस मुद्दे पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।